गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडीएम कॉलेज बाड़मेर पर। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। केमिस्ट्री जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसके अंदर जो केमिस्ट्री है उसके बारे में अपन वार्तालाप करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे वो है बीएससी फर्स्ट ईयर की। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बात करेंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अपन एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, एक तो इसके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं और प्लस इसके साथ थ्योरी के पेपर होते हैं। तो अपन यहाँ बात करें प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल होता है वो, और एक इसका भाग होता है वो अपने पास रहता है थ्योरी से संबंधित, इस प्रकार से रहता है। अब थ्योरी के अंदर कितने पेपर होते हैं, टोटल पेपर होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। एक तो इसका पहला पेपर रहता है अपने पास, वो रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा भाग रहता है वो रह जाएगा अपने पास कौन सा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक इसका पेपर रहेगा अपने पास, वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर जब अपन पेपर की बात करते हैं थ्योरी के अंदर, तो टोटल पेपर होते हैं वो अपने पास रहते हैं, पेपरों की संख्या रहती है वो कितने पेपर होते हैं, तो दोस्तों 3 पेपर होते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इन तीनों से संबंधित जो अपना प्रैक्टिकल होता है वो टोटल, यानी इस पेपरों से संबंधित प्रैक्टिकल होता है वो दोस्तों यानी टोटल 75 नंबर का होता है। 75 नंबर का अपना प्रैक्टिकल होता है और प्लस बाकी होते हैं अपने थ्योरी के पेपर होते हैं। तो दोस्तों इधर देखो 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी मैक्सिमम बात करें तो वो प्रैक्टिकल होता है 75 नंबर का होता है। अपन को इस एग्जाम में मिनिमम मार्क की बात करें तो कम से कम अंक कितने लाने होते हैं, वो अपने पास होते हैं वो 27 अंक लाने होते हैं। अच्छे पूरे आए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये यानी पासिंग मार्क ये रहते हैं। इसी प्रकार अपन पेपर की बात करें दोस्तों तो पेपर 3 होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर अपन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम ये भी 50 नंबर का एग्जाम होता है, और इसका भी क्या होता है 50 नंबर का एक पेपर होता है। इसका भी कितना होता है दोस्तों, 50 नंबर का पेपर होते हैं, यानी 50-50 का पेपर होता है। अब इसके अंदर अपन कम से कम अंक, यानी कम से कम कितने अंक लाएं तब अपन जाके क्या हो जाता है, अपना बेड़ा पार हो जाता है। तो वो बात करें तो मिनिमम इसके अंदर 18 अंक लाना जरूरी होता है, यानी इस प्रकार से। अब टोटल अंकों की बात करें, यानी ये केमिस्ट्री है बीएससी के अंदर, उसके अंदर टोटल ये एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है, अपन बात करें तो तीनों से मिलाकर ये 150 नंबर का, और प्लस इसके अंदर क्या होता है 75 नंबर का अपने पास क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल एग्जाम के अंदर नंबरों की बात करें तो अपने पास टोटल जो अंक है वो अपने पास कितने आ जाते हैं, 225 अंकों का क्या होता है एक सब्जेक्ट होता है वो अपना रहता है। इसी प्रकार जैसे 12वीं के अंदर आपके 100 नंबर का था प्रत्येक सब्जेक्ट, तो अपने यहाँ पर होगा फिजिक्स, यानी इसके अंदर केमिस्ट्री, और जो अपने केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इनके अंदर कितने कितने का होता है 225 का ऑल ओवर अंक होते हैं वो अपने के अंदर, यानी इस एग्जाम के अंदर आते हैं, जिसमें से 75 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं दोस्तों, और 150 नंबर की अपने थ्योरी रहती है, जिसके अंदर 3 पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इस प्रकार से अंक निर्धारित रहते हैं। तो आगे अपन बात करेंगे कि जो ये पेपर है, यानी थ्योरी के पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके अंदर सिलेबस क्या रहता है, कितनी कितनी यूनिट रहती है, किस प्रकार रहती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आपने 12वीं में पढ़ चुके हैं, और कुछ यूनिट आपके ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं, और जो पढ़ी है उसका थोड़ा सा विस्तारित रूप है, बाकी वो की वो है। जैसे अपन सिलेबस के अंदर अपन बात करें तो आगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अंदर यानी अपन पेपर की बात करें तो मैंने आपको पेपर के बारे में बता दिया है। पेपर होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 3 पेपर होते हैं, और 3 कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, यही पेपर रहते हैं। अब अपन बात करेंगे जो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है,
इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके जो यूनिट है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगला अपने पास रहता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो यूनिट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो समय के अनुसार मैंने टाइप भी कर लिया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका सिलेबस रहता है वो अपने पास क्या रहता है ये। तो इसके अंदर क्या रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसका अंदर पहली यूनिट रहती है वो अपने पास रहती है, वो यूनिट है अपने पास रासायनिक संबंध व सहसंयोजक बंध के बारे में अपन बात करेंगे। तो वो अपने पास यूनिट रहती हैं। उसके अंदर अपन को क्या पढ़ने को मिलेगा वो अपने पास है, एक तो है वीबीटी सिद्धांत के बारे में, और उस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये वीबीटी सिद्धांत है, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वही है, थोड़ा सा विस्तृत रूप आपको दे रखा है। उसके बाद इसके अंदर पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण है, सहसंयोजक बंध है उसके दिशात्मक गुण कौन कौन से आपने 11th में पढ़ा था, वही है, थोड़ा सा विस्तारित रूप है। अतिवेपन आपने पढ़े होंगे, एसपी अतिवेपन वगैरह पढ़े होंगे 11वीं के अंदर, वो सेम के सेम है। और संकरण के बारे में पढ़ा होगा और उसके उदाहरण, ये संकरण भी अपन 11वीं में पढ़ा था। और ये संकरण होते हैं जैसे आपने पढ़े होंगे, जैसे कई प्रकार के संकरण होते हैं 11वीं के अंदर पढ़े थे। एक तो एसपी पढ़ा था, SP2 पढ़ा था, SP3 पढ़ा था, इस प्रकार के संकरण ये सेम के सेम जो 11th के अंदर थे वो सेम के सेम है, थोड़ी उसकी जो बनाने की विधि है वो उनसे हटकर है, बाकी वो का वो है। उसके बाद आता है इसके अंदर टॉपिक है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है। और संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस प्रकार, संयोजकता कोष यानी इलेक्ट्रॉन का आदान करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है। और ये आणविक कक्षक सिद्धांत है जिसे अपन किस कहते हैं, शॉर्ट भाषा में MOT के नाम से जानते हैं। तो अपने यहाँ पर जो सिद्धांत आता है कि जैसे आणविक कक्षक सिद्धांत है, आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर अपन बात करेंगे आणविक कक्षक जो सिद्धांत है, जिससे अपने जैसे अपनी 11वीं के अंदर पढ़ा था तो वो यही लिखा था आणविक कक्षक सिद्धांत, लेकिन अब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ऐसे लिखा होगा सीधा सा MOT सिद्धांत क्या है। MOT सिद्धांत वे VBT सिद्धांत के ऊपर आप एक बड़ा प्रश्न इसके अंदर बनता है, फिक्स रहता है BSc के अंदर, तो वो यहाँ से ही बनता है। तो यहाँ पर अब ये आणविक कक्षक सिद्धांत नहीं आकर क्या आएगा, सीधा पूछा जाएगा MOT सिद्धांत क्या है, MOT सिद्धांत के उपयोग से कौन से यौगिकों का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अगली यूनिट रहती है अपने पास, वो है इनऑर्गेनिकी की रासायनिक आमंदन व रासायनिक आयनिक बंध के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर जालक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। जो जालक ऊर्जा है उसके बारे में बॉर्न हार्बर्ट सक्रेस है वो सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। विलयन ऊर्जा आयनिक यौगिकों की विलयता पढ़ेंगे। और फयान का जो नियम है वो पढ़ेंगे। ध्रुवण समता होती है, ध्रुवण समता क्या होती है बंधों की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा जैसे सहसंयोजक त्रिज्या वगैरह पढ़ा है, उसके अंदर अपन पढ़ा था वंडरवॉल त्रिज्या। उसके बाद अपन 11th के अंदर पढ़ा था ध्रुवण समता क्या होती है, ध्रुवण त्रिज्या क्या होती है, उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद है आयनों में ध्रुवणता किस प्रकार होती है, ध्रुवणता के बारे में। और आयनिक ठोसों की जो संरचना व त्रिज्या, आयनिक ठोस हैं उन आयनिक ठोसों के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इन आयनिक ठोसों के मध्य यानी यहाँ इस प्रकार से आयनिक ठोस है उसके मध्य जो ये त्रिज्या है, अपन उस त्रिज्या के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके मध्य की जो सहसंयोजक यानी आपस में जोड़ने की जो शक्ति होती है उसके बारे में बात करेंगे। और अनुपात यानी इसकी त्रिज्या का अनुपात है वो प्रभाव है। और त्रिज्या नियम की जो सीमाएं हैं यानी इस आयनिक ठोसों की संरचना, त्रिज्या, अनुपात, त्रिज्या नियम की जो सीमाएं वो पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन बंध है और वंडरवॉल बंध है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे इस यूनिट के माध्यम से। तो अगली यूनिट रहती है अपने पास वो है H ब्लॉक के तत्व, जो अपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। S ब्लॉक के तत्व होते हैं वो किस प्रकार रहते हैं दोस्तों, आपको आवर्त सारणी याद होगी। आवर्त सारणी के अंदर इस प्रकार से क्या बने होते हैं, यानी वर्ग और आवर्त उपस्थित रहते हैं। यहाँ दो इस प्रकार एथेनाइड और
लेथेनाइट श्रेणियां उपस्थित रहती हैं। तो इसके अंदर मैं सीधी सी भाषा में या सीधा सा बांटूं तो यहाँ पर इस प्रकार से आवर्त सारणी होती है, उसका विभाजन होता है। तो इसमें से यहाँ जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को अपन किस नाम से, एफ ब्लॉक से। आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों अपने पास वो कौन सा है, एच ब्लॉक, एक होता है अपने पास पी ब्लॉक, एक अपने पास होता है डी ब्लॉक और एक होता है एफ ब्लॉक। तो दोस्तों बीएससी के अंदर हम अधिकतर क्या करेंगे, 2 ब्लॉकों की बात करेंगे अधिक। वैसे इसके थोड़े बहुत तो गुण सबके दे रखे हैं, लेकिन मुख्यतः अपन किसके, एस और पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से विभाजित रहता है, ये एस ब्लॉक होता है, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक रहता है वो डी ब्लॉक होता है। यहाँ का भाग रहता है वो अपने पास कौन सा होता है, पी ब्लॉक, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ब्लॉक। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे वो किसकी है, एच ब्लॉक के अंदर तत्व होते हैं। एच ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उस तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो एस ब्लॉक के अंदर जो तत्व है वो कौन कौन से आते हैं, आपने देखा होगा यहाँ 2 वर्ग आते हैं। 2 वर्ग होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। एक को अपन कहते हैं सार धातु है और एक को सार मृदा धातुओं के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सार धातु है और सार मृदा धातुओं के अपन क्या पढ़ेंगे, तत्वों के भौतिक गुण पढ़ेंगे, और उनसे भौतिक गुण कौन से प्लस उनके रासायनिक गुण के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण है वो कौन कौन है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। भौतिक गुण और रासायनिक गुण है, वो रासायनिक गुण के अंदर अधिकतर अपन इसमें क्या करेंगे, जो अभिक्रियाएं है, अभिक्रियाएं उनकी बात करेंगे। यानी इन तत्वों से कौन से अन्य यौगिक बना सकते हैं, अन्य पदार्थ बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मुख्यतः मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम व कैल्शियम के जो कार्बोनेट है उसके बारे में अपन बात करेंगे, और वह बाइकार्बोनेट की जो स्थायित्व है उनके बारे में, और प्लस ये तत्व है वो किसके अंदर विलेयता का गुण दर्शाते हैं उसके बारे में। और इससे संबंधित इस पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो सीमेंट है उसके क्या करेंगे, सीमेंट का जो कच्चे पदार्थ है उसके बारे में बात करेंगे, और सीमेंट में कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और प्लस उसके बनाने की जो विधि है उस विधि के बारे में बात करेंगे, और प्लस इसका उपयोग कहाँ होता है उस उपयोग के बारे में अपन बात करेंगे सरसा और सीमेंट और सुने दोनों की। तो वो विस्तृत जानकारी अपन आगे पढ़ेंगे, यानी सिलेबस के अंदर अपना ये रहता है। उसके बाद अगली यूनिट रहती है अपने पास इनऑर्गेनिक, वो है पी ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से मैंने आपको बता दिए हैं, और इस पी ब्लॉक के तत्वों के भी अपन क्या करेंगे पी ब्लॉक के जो तत्व है उनके भी अपन क्या करेंगे, एक तो भौतिक गुण है वो भी याद करेंगे, और प्लस इसके साथ क्या है, जो पी ब्लॉक है तत्व उसके रासायनिक गुण हैं, उन रासायनिक गुण की भी अपन क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, वो क्लास के अंदर होगी। और प्लस इसका जो मुख्य पॉइंट है वही बता रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। और उसके साथ अपन क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसके क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है एक तो कृत्रिम विधि से भी बनता है और प्राकृतिक विधि से भी बनता है। तो कृत्रिम विधि से इसका निर्माण कैसे करते हैं और प्राकृतिक विधि से इसका निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्लस ये औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। और प्लस इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, यानी उसकी महत्वता है, उसका मुख्यतः महत्व है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे मुख्यतः। अगला अपना यूनिट रहता है वो अपने पास रहता है गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, यानी 5वीं यूनिट है अपनी गुणात्मक विश्लेषण। ये गुणात्मक विश्लेषण के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अम्लीय क्षारीय जो मूलक है उनका अपन क्या करेंगे, गुणात्मक विश्लेषण करेंगे। ये अपने 12वीं के अंदर एक प्रैक्टिकल के अंदर भी अपना एक टॉपिक था। तो अम्लीय व क्षारीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर अम्लीय, अच्छा आपको एक पॉइंट याद आया होगा, अम्लीय अपन पढ़ा था पहले कि एक प्रबल अम्ल होता है और एक प्रबल क्षार होते हैं, वो कौन कौन से हैं।
अब प्रबल जितने भी है, अपन बात करें प्रबल अम्ल है, ये काम आएंगे, इसके अंदर बहुत काम आएंगे। प्रबल अम्ल की अभिक्रियाएं रहेगी इसके अंदर और प्रबल सार की अभिक्रिया रहेंगे। 11वीं और 12वीं के अंदर भी था प्रबल सार और प्रबल अम्ल। अच्छा, मुझे बताने की कोशिश करना, प्रबल अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। और प्रबल सार होते हैं वो अपने पास कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक तो अपना रहता है इसके अंदर, वो रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपने सुना होगा, जो अपने अमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन का अपघटन करने के लिए काम में आता है, जिसका pH मान कितना होता है? 1.5 होता है। वही एक इसके अंदर रहता है H2SO4, प्रबल अम्ल रहता है, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक अपने पास रहता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल NSO3, ये भी क्या है? एक प्रबल अम्ल के रूप में माने जाते हैं। और प्रबल सार है वो कौन कौन से हैं? एक तो अपने पास रहता है KOH, ये क्या है? एक प्रबल सार के रूप में माने जाते हैं। तो इनके नाम याद रखना, ये आगे अपने भी काम आने वाले हैं मुख्यतः। उसके बाद क्या होता है, ये नहीं कहने का मतलब जो अगला पेपर है, अगले जैसे इससे संबंधित जो वीडियो रहेगा वो अपने क्या है आगे डाल देंगे। और उसके बाद क्या है अपने अगला, यानी ये पहला पेपर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जिसके अंदर 5 यूनिट थी, और अगला जो भाग है वो अपने अगले वीडियो में डालेंगे ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।